महिंद्रा की कुछ गाड़ियां अच्छी हैं, पर शोरूम में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ियां नहीं बल्कि खिलाड़ी फिल्म में जॉनी लीवर के बच्चे खड़े हो। मित्रों, मुझे यकीन है आप लोगों ने भी गाड़ी लेते समय दुनिया भर का रिसर्च किया होगा। तो ये किस्सा है मेरी कार परचेज से जुड़ा हुआ। मुझे तलाश थी एक प्योर ऑटोमेटिक कार की, प्रेफरेबली 4 मीटर से अधिक लंबाई वाली CSUV यानी कॉम्पैक्ट SUV, जिसमें शामिल है क्रेटा, सेल्टोस, डस्टर, कुशाक, टाइगुन, एस्क्रॉस इत्यादि। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन सी गाड़ियों को कंसिडर किया और क्यों किया। ध्यान में रहे कि ये सिर्फ मेरी राय और मेरे ऑब्जर्वेशंस है। यदि आपको कहीं किसी फैक्ट्स में गलती नजर आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक साधारण इंडियन फैमिली की तरह हमारी फैमिली में भी पिछले 10-15 साल से मारुति ही चल रही थी, लेकिन अब घर में हम सभी चाहते थे कि कोई नई गाड़ी आए। हालांकि इससे पहले परिवार में एक फॉक्सवैगन और एक फिएट भी रह चुका है, लेकिन मारुति आखिर मारुति होती है। इतने सालों का भरोसा और बढ़िया सर्विस भी, यही कारण है कि अपेक्षाकृत कम सेफ्टी फीचर्स वाली मारुति की कारें भी सेल्स के मामले में सुपरस्टार होते हैं। पर इस बार मारुति में हमारे लिए ऑप्शंस कम थे। जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में कहा कि अगर गाड़ी 10 लाख से ऊपर की हो और उस पे मारुति लिखा हो तो कार खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन इस बार भी हमने मौका तो दिया मारुति को, और वो किस्सा आगे बताऊंगा। तो इस बार चढ़ा था हम पर देश की मिट्टी का जज्बा और किसी देशी कंपनी की गाड़ी खरीदने का जोश। तो सबसे पहले गया मैं SUV के उस्ताद महिंद्रा के शोरूम। महिंद्रा की कुछ गाड़ियां अच्छी है, पर शोरूम में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ियां नहीं बल्कि खिलाड़ी फिल्म में जॉनी लीवर के बच्चे खड़े हों, सब एक दूसरे से मिलते जुलते। एक इंजन लो, अलग अलग मॉडल्स में डालो और गाड़ी को थोड़ा लंबा छोटा या वहाँ यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा कर दो। फिर उनको नाम दो बोलेरो, बोलेरो एक्सेल, स्कॉर्पियो, KUV, बीच में घुसेड़ा मराजो, XUV 300, XUV 500, TUV 300, TUV 300 प्लस। साला ऐसा लग रहा है जैसे किसी मॉल या कपड़े के शोरूम में एक ही डिजाइन के कपड़े एक के पीछे एक करके टंगे हुए हो। जब मैं गाड़ी लेने जा रहा था तब XUV 500 बंद होने की खबरें थी, तो वो हमने उस समय कंसिडर नहीं किया। XUV 300 भारत की सेफेस्ट गाड़ियों में से एक है, पर वही 4 मीटर के सरकारी टैक्स का इलॉजिकल फंडा, और उसमें भी AMT है। मैं जब खरीदने जा रहा था तब XUV 700 बस लॉन्च हुआ था। मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन लॉन्च के 2 दिन बाद ही इसमें 1 साल तक का वेटिंग अनाउंस हो गया और बिना एक भी गाड़ी मार्केट में आए ही 1 लाख रुपए एक शोरूम भी बढ़ गया। अगर मैं गाड़ी 1 साल के बाद ले रहा होता तो शायद ये गाड़ी मेरी लिस्ट पे टॉप पर होता। मराजो और अन्य भीभत्स गाड़ियों के बारे में ना ही कहो तो ही अच्छा है। तो इस तरह मैंने महिंद्रा को अलविदा कह दिया इस बार के लिए। अगला मैं गया टाटा में, जहाँ मैंने पहले देखी हैरियर। गाड़ी अच्छी थी, पर मेरी पॉकेट से थोड़ी भारी प्राइसिंग थी। जो मॉडल मुझे हैरियर में पसंद आ रही थी वो मेरे यहाँ 25 लाख ऑन द रोड पड़ रही थी। मैंने गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया और इंटीरियर, एक्सटीरियर लुक्स और फीचर्स, गाड़ी का पावर सब कुछ पसंद आया, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके मैनुअल लेने का सोचा भी। और इस तरह टाटा के शोरूम पर मैंने सेल्समैन को सबसे सस्ता हैरियर दिखाने को कहा। उसने कहा सर सबसे सस्ता 17 लाख में पड़ेगा आपको। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्ट्रेच कर लेंगे बजट थोड़ा। लेकिन उसने जब मुझे एक्चुअल गाड़ी दिखाई तो मैं चौंक गया। इस बेस वेरिएंट में थोड़े ऊपर के वेरिएंट्स की तुलना में अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं, लेदर सीट्स नहीं, क्रूज कंट्रोल नहीं, स्मार्ट एक्सेस एंट्री नहीं, ड्राइव मोड्स नहीं, इंजन स्टार्ट स्टॉप नहीं, फोल्डेबल सीट्स नहीं, सीट एडजस्टमेंट नहीं, ऑटोमेटिक मिरर्स नहीं, एलॉय व्हील नहीं, और व्हील भी ऊपर के मॉडल से 1 इंच छोटी, 2 एयरबैग, हिल होल्ड नहीं, कप होल्डर नहीं, स्पीकर्स नहीं, और ऐसे कुछ और भी फीचर्स मिसिंग थे। मुझे ऐसा लगा कि इस बेस मॉडल में अंदर स्टीयरिंग व्हील, गियर और सीट छोड़ के बाकी सब कुछ निकाल दिया हो। 17 लाख ऑन द रोड प्राइस पे। और ऊपर से जैसे ही मैंने उस सेल्समैन को कहा कि भाई मेरी बजट कम है, उस बंदे के तेवर ही बदल गए। फिर वो पूरी बातचीत के दौरान ए गरीब, हैरियर तेरे लिए नहीं है वाले टोन में बात कर रहा था। खैर देश की मिट्टी का जज्बा चढ़ा हुआ था, तो मैंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। सोचा भले ही ये बंदा थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन सह लेंगे थोड़ा देश के लिए। और यही सोचकर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाला नेक्सॉन टेस्ट ड्राइव किया। गाड़ी अच्छी है, देसी है, लेकिन उसमें ऑटोमेटिक के नाम पर फिर AMT है। और क्योंकि मुझे मेरी एग्जिस्टिंग गाड़ी से थोड़ी बड़ी गाड़ी और प्योर ऑटोमेटिक ही चाहिए थी, तो मेरा मन नेक्सॉन को लेकर झूला झूल रहा था। एक तो ये 4 मीटर लंबाई और टैक्स वाली अलग नौटंकी चलती है इस देश में। ऐसे वाहियात नियम बनाने वालों को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो वैसे भी जनता के पैसे से मस्त जो गाड़ी चाहिए उसमें घूमते हैं। तो इस स्थिति में टाटा के उस सेल्समैन ने मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया। इतने गंदे एटीट्यूड से बात किया उस बंदे ने कि मन में क्लैरिटी आ गई कि इस बार टाटा नहीं लेना है। देखो मित्रों, ऐसा नहीं है कि टाटा या कोई भी कंपनी की ज्यादातर गाड़ियां खराब होती है, पर मेरा मानना है कि कंपनी का पहला टच पॉइंट कस्टमर के साथ होता है उसके सेल्स पर्सन, और उन्हीं को सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है।
ऐसे बहुत से किस्से देखने मिलते हैं जहां सिर्फ एक खराब सेल्स एक्सपीरियंस की वजह से लोग अपने कार का ब्रांड ही बदल देते हैं। ऊपर से ये सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज और कोविड के कारण गाड़ियों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सेल्स के टारगेट ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। तो इनमें से अधिकतर बंदों को पड़ी ही नहीं होती, क्योंकि इनको पता है कि आज की स्थिति में एक कस्टमर अगर गया तो उसके बदले 2 और आ जाएंगे। मित्रों, अगर आज की स्थिति में कोई सेल्समैन आपसे अच्छी तरह से बात कर रहा है तो या तो उनकी गाड़ी नहीं बिक रही है या वो वाकई में बहुत जेन्युइन सेल्समैन है। नेक्सॉन ईवी का ऑप्शन कंसिडर ही नहीं किया और उसका मुख्य कारण था लॉन्ग रेंज की चिंता। उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश में अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो जाएंगे। इस विशिष्ट C-SUV यानी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, जो आजकल सबसे लोकप्रिय सेगमेंट है, उसमें मस्त टांग फैलाकर बैठा हुआ है Hyundai और उसकी बहन किया, जो क्रेटा और सेल्टोस लाकर इस सेगमेंट को खा गए। आज इन दोनों की डुओपोली या ऐसा कह सकते हैं कि मोनोपोली है। इसीलिए इनके पास गाड़ी लेने जाओ तो इनके कुछ सेल्समैन भी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे गाड़ी हमें बेचकर हम पर एहसान कर रहे हैं। किसी भी किया या हुंडई के शोरूम में जाकर देखिएगा, मेरी तरह शक्ल से ही गरीब दिखने वाले बंदों को तो ये लोग घास भी नहीं डालते। इसीलिए जब भी इनके शोरूम जाता हूँ तो इनके सेल्समैन मुझे कुछ ना कहे भी कह देते हैं कि ए गरीब, तुझे लेना हो तो ले, वरना जल्दी निकल यहाँ से। मुझे ऐसा लगा कि ये 2 गाड़ियों के मॉडल्स कुछ चंद अच्छे सेल्स के बंदे और हमारी पब्लिक की हर्ड मेंटालिटी की वजह से चल रही हैं, और ये कंपनी पब्लिक की नफ्स पहचानती है। इसीलिए ये गाड़ी मेरी राय में थोड़ी सी ओवरप्राइस्ड होने के बावजूद भी धमाल बिकती है। इनकी सेफ्टी रेटिंग मेरे लिए कंसर्न थी। इन गाड़ियों में वैसे भी 4-6 महीने से लेकर कुछ मॉडल्स में 1 साल तक का वेटिंग पीरियड था। अब 3 स्टार और कुछ मॉडल्स में 4 स्टार रेटिंग वाली इन गाड़ियों पर पैसे भी खर्च करो और सेल्समैन के नखरे भी देखने पड़े, तो भाई हमने इन 2 गाड़ियों को भी अलविदा कर दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे इस कैटेगरी में, तो आधे मन से ही सही रेनो का डस्टर भी देखने गया। हालांकि तब ऐसी खबरें थी कि डस्टर इंडिया में बंद होने जा रही है, जो कि बाद में सच भी निकली। लेकिन डस्टर के अंदर बैठते ही 2 दशक पहले की गाड़ी में बैठे हो ऐसी फीलिंग आती है। इतनी आउटडेटेड डिजाइन। खैर, डस्टर के नए मॉडल के आने तक हम वेट नहीं कर सकते थे, तो उसको भी अलविदा कह दिया। टोयोटा ने भी कहा कि टैक्स के नाम पर इस देश में लूट मची है और बोला कि यहाँ नया कुछ भी नहीं करेंगे हम, बस इनोवा से जो पैसा मिलेगा उसको हम गांव भेजेंगे। तो उन्होंने C-SUV में कुछ भी नहीं उतारा और सेडान में एटियोस और यारिस भी बंद कर दी। बाकी उनके पास अर्बन क्रूजर है, जो कि मारुति ब्रेजा पर मेकअप लगाकर बनाया गया है, लेकिन वो गाड़ी भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। शेवरले और फोर्ड को भी यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर देखकर पसीना छूट गया और दुकान बंद कर दी। होंडा ने भी घोड़ा आरवी लहसुन आरवी करके टाइम पास किया इंडिया में। टोयोटा की तरह ये लोग भी होंडा सिटी और अमेज की बिक्री से जो भी मिलता है उसे जापान गांव भेजकर खुश हैं। इसकी WRV वैसे ठीक ठाक गाड़ी थी, पर ये गाड़ी अंडर पावर्ड है। और मेन चीज, भाई तुम्हारे पास CVT है तो इस गाड़ी में ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे देते। होंडा जैसी गंदी प्लानिंग और सुस्ती शायद ही कोई कंपनी करता हो इंडिया में। होंडा एक जमाने के रोहित शर्मा जैसा है, टैलेंट भर भर के था पर यूज नहीं करता था। उसी तरह गाड़ियां इनके पास हर कैटेगरी की है दुनिया भर में, पर यहाँ नहीं उतारेंगे, तो ये भी स्किप कर दिया हमने। जीप की तरफ मैंने देखा भी नहीं। जीप कंपास में मुझे जो मॉडल पसंद आई उसकी कीमत 30 लाख से ऊपर जा रही थी। भैया इतना बड़ा पॉकेट तो था नहीं मेरा। हाँ, लेकिन जीप बस इस 1 या 2 मॉडल के सहारे जीना चाहते हैं इस देश में, तो ये लोग भी फोर्ड शेवरले के रास्ते निकलेंगे यहाँ से। अब वो गाड़ियां जिसने सबसे पहले मेरा ध्यान आकर्षित किया, 2 साल पहले हुए ऑटो एक्सपो 2020 में दिखाई दिए स्कोडा की कुशाक और फॉक्सवैगन की टाइगुन। गाड़ी की साइज, स्पेसिफिकेशंस या प्राइस तभी पता नहीं चला था, लेकिन क्रेटा राइवल करके रात दिन चिल्लाते थे। तो मैंने सोच लिया कि गाड़ी तो होगी बड़ी ही। ऊपर से कहीं भी देखो बस एक ही चीज हाईलाइट हो रही थी, सेगमेंट का सबसे लंबा व्हील बेस। मैंने सोचा पीछे राजा बनकर बैठेंगे 3 लोग। मैंने मन ही मन दोनों में से एक गाड़ी लेने का फैसला कर लिया। इससे जुड़ी हर खबर, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने लगा, और जैसे ही पता चला कि कुशाक पहले लॉन्च होगा, तब मन ही मन में ये पक्का कर लिया कि गाड़ी लूंगा तो स्कोडा कुशाक। स्कोडा के सेल्समैन वगैरह को सामने से नंबर भी देकर मैंने 2 बार रिमाइंड भी करवाया कि भाई कुछ भी खबर हो लॉन्च के बारे में या बुकिंग शुरू हो जाती है तो मुझे जरूर बताना। जिस दिन गाड़ी के डिटेल्स आए, स्कोडा वाले फिर शुरू हो गए, लंबा व्हील बेस, और ये कि किस तरह ये गाड़ी इंडिया की ऑडियंस पर रिसर्च करके इंडिया के लिए बनाई गई है। अब मन में और लड्डू फूटे। अगर इन्होंने इंडिया की पब्लिक पे रिसर्च किया है तो ये लोग इसकी प्राइसिंग भी रीजनेबल ही रखेंगे। मैंने कहा भाई और बताओ, लेकिन जैसे जैसे ये डिटेल्स बताते गए मैं दुखी होता गया। जिस गाड़ी को क्रेटा राइवल करके चमका रहे थे वो एक्चुअली एस क्रॉस के साइज का निकला। चलो वो तो फिर भी ठीक है, अंदर के फीचर्स भी कुछ खास नहीं, मतलब ऐसा कोई यूनिक फीचर नहीं था जो उसे बाकी सबसे अलग कर सके।
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लंबा व्हील बेस है। और जैसे कि फॉक्सवैगन और स्कोडा के सेल्समैन समझाते हैं, गाड़ी का दरवाजा बंद होने पर अच्छी आवाज आती है, यानी गाड़ी तो मजबूत होगी ही। पर जिस दिन इसका प्राइस अनाउंस हुआ, इतनी गालियां दी मैंने इनको मन ही मन। यानी मैं जिस टॉप एंड ऑटोमेटिक को लेने की सोच रहा था, वो मुझे अपने शहर में 22.5 लाख रुपए ऑन द रोड मिल रहा था। जी हाँ मित्रों, मैं एक ऐसे स्टेट से हूँ जहाँ आरटीओ ने टैक्स के नाम पर लूट मचा रखी है। देश के रोड टैक्स को लेकर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं। तो इस 22.5 लाख की गाड़ी में आता है 2 एयरबैग, पैनोरामिक सनरूफ नहीं, पीछे 3 लोग मुश्किल से बैठ पाएंगे, अंदर के प्लास्टिक की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं। इतनी गंदी प्राइसिंग रखी इन्होंने कि घर पे पोशाक स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया गया। उस प्राइस में मैं हैरियर ले लेता। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके किया होगा वो रिसर्च। एक तो स्कोडा का आफ्टर सेल सर्विस में वैसे भी नाम खराब, ऊपर से जब आप एक नया लॉन्च कर रहे हो और वो भी ऐसी एक प्रोडक्ट जो आपको आर या पार करवा सकती है, तो आप इससे बेहतर प्राइसिंग रख ही सकते थे मेरी निजी राय में। मुझे आज भी लगता है कि स्कोडा कुशाक का जो एक शोरूम प्राइस है, वो अगर गाड़ी का ऑन द रोड प्राइस होता तो ये प्रोडक्ट खूब बिकती। इसी वजह से मैंने इसी के दूसरे रूप फॉक्सवैगन के टाइगन को भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक चीज में इनकी तारीफ करता हूँ, बाकी कार कंपनियां जहां इंडिया छोड़कर भाग रही हैं, स्कोडा फॉक्सवैगन ने इंडिया में लगभग 8,000 करोड़ का निवेश किया है। लेकिन यार स्कोडा, दुनिया भर का टाइम था तुम्हारे पास, लोग एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश में थे और आज भी हैं। आपके पास एक गोल्डन चांस था जो आपने मिस कर दिया। और आपने वाकई में ढंग का रिसर्च किया होता इंडिया की पब्लिक पर, तो गाड़ी को एक हिंदुस्तानी नाम देने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते थे। बाकी उस रेंज में चाइनीज कंपनी MG है। MG की गाड़ी एस्टर को लॉन्च हुए अधिक समय नहीं हुआ था, पर एक चाइनीज कंपनी में इतने पैसे डालने का मन नहीं किया मुझे। एक तो ये जबरदस्ती का खुद को ब्रिटिश बताने का जो इनका एफर्ट है, वही फर्जी लगता है मुझे। गाड़ी में वहां यहाँ ब्रिटिश के झंडे लगा दिए और एड में अंग्रेजी एक्टर को रख दिया और पीछे लंदन वगैरह दिखा दिया, तो सोचा पब्लिक को क्या ही पता चलेगा। और भी एक चीनी कंपनियां हैं भारत में जो यूरोपियन देशों का झंडा लगाकर गाड़ियां बेच रही है। पता हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए। आखिरकार मुझे मारुति पर वापस जाना ही पड़ा। उनके पास मेरे लायक 2 ऑप्शंस थे, एस क्रॉस और अर्टिगा और XL6 मुझे पहले से ही पसंद नहीं थे। मुख्य कारण था उसकी डिजाइन और इंटीरियर्स। एस क्रॉस मैंने टेस्ट ड्राइव तो किया, पर उसके इंटीरियर उस वक्त बहुत आउटडेटेड लग रहे थे और मात्र 2 एयरबैग समेत फीचर्स भी अपेक्षाकृत कम ही थे। इन दोनों गाड़ियों का अगला वर्जन आने वाला था, पर वह कब आएंगी ये उस वक्त क्लियर नहीं था। तो एस क्रॉस देखते समय मेरी नजर पड़ी सियाज पर और यूं ही बस टेस्ट ड्राइव करने का सोचा। गाड़ी चलाने में तो ज्यादा मजा नहीं आया, पर उसकी प्राइसिंग ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे एकदम वैल्यू फॉर मनी लगी और इसी पर रिसर्च करते करते मेरा ध्यान गया इसके राइवल्स Hyundai वर्ना और होंडा सिटी पर। अब थोड़ी और रिसर्च की और जितना मैं अधिक पढ़ता और समझता गया, मुझे होंडा सिटी का पेट्रोल CVT वर्जन और Hyundai वर्ना का डीजल ऑटोमेटिक वर्जन पसंद आया। अब वर्ना का डीजल रिजेक्ट करने का मुख्य कारण था इसके पीछे वाली सीट में स्पेस या स्पेस की कमी। डीजल के प्रति मेरा कुछ खास लगाव न होना और कार का एग्रेसिव डिजाइन बिल्कुल निजी दृष्टिकोण है और बहुत से लोगों को इसकी एग्रेसिव डिजाइन पसंद भी आती है। गौर से देखे तो अधिक डिमांड वाली C SUV आज जिस प्राइसिंग पर उपलब्ध है, उनकी तुलना में सेडान बेहद वैल्यू फॉर मनी है। सेडान की लोकप्रियता कम हो रही है और ऐसे में सेडान लेना बहुत से लोगों के लिए एक चैलेंज है। ऊपर से होंडा कब तक इस देश में रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। उन्होंने अपनी 2 फैक्ट्रियों में से एक बंद कर दी है और नई कोई एक्साइटिंग प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं कर रही। हाल ही में लॉन्च किए गए सिटी हाइब्रिड की प्राइसिंग भी मेरी राय में थोड़ी अधिक ही है। इन सब के बावजूद मैंने होंडा सिटी ली। गाड़ी के लुक्स और फीचर्स हमें बेहद पसंद आए। मेरे जैसे अधिकतर मिडिल क्लास लोगों के लिए एक एस्पिरेशन रही है ये गाड़ी। तो मैंने सोचा कि अगर होंडा भारत से चली भी जाती है तो भी इस सेडान के महाराज को अपनाने का एक अवसर प्राप्त किया, ऐसा समझ लूंगा। होंडा सिटी की खासियत और खामियों को लेकर मेरे निजी ऑब्जर्वेशंस मैं जल्द ही एक और वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।